नमस्कार। आज हम गहरा गोता लगाने वाले हैं राजस्थान के एक विधानसभा क्षेत्र लूणकरण सर की राजनीति में। हम यहाँ की रणनीति को परत दर परत खोलेंगे, जमीन की हकीकत से शुरू करके चुनावी आंकड़ों से गुजरते हुए एक ठोस एक्शन प्लान तक पहुंचेंगे। ये सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि लोकतंत्र अपनी सबसे बुनियादी इकाई में कैसे काम करता है। लूणकरण सर राजस्थान के नक्शे पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है। ये वो जमीन है जहां की मिट्टी, पानी की एक एक बूंद की कीमत और लोगों की उम्मीदें, यही सब मिलकर राजनीति की धारा तय करते हैं। देखिए, असली राजनीति को समझने की शुरुआत हमेशा जमीन से ही होती है। उन गलियों से, उन खेतों से, जहां हर एक वोट के पीछे अपनी एक पूरी कहानी होती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जमीन की हकीकत क्या है उसे महसूस करेंगे। फिर 2023 के नतीजों के आंकड़े क्या कहते हैं उसे पढ़ेंगे। इसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहां का जनादेश इतनी जल्दी जल्दी क्यों बदलता है। फिर वापसी के लिए क्या रणनीति बनाई गई है उस पर बात करेंगे। और आखिर में एक 90 दिन के एक्शन प्लान पर नजर डालेंगे। आप देखिए, कोई भी राजनीतिक रणनीति वोट प्रतिशत से शुरू नहीं होती। वो लोगों की तकलीफों और उनकी जरूरतों से शुरू होती है। हमारा पहला पड़ाव यही है। इससे पहले कि हम ये देखें कि किसे कितने वोट मिले, ये समझना बेहद जरूरी है कि लूणकरण सर के आम इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां आखिर हैं क्या। तो ये हैं वो मुद्दे जो लोगों की जुबान पर थे। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी समस्या पानी की कमी, खास तौर पर इंदिरा गांधी नहर से जुड़ा हुआ मामला। फिर आता है किसानी का संकट। कभी फसल खराब हो जाती है तो कभी एमएसपी सही नहीं मिलती। युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा सवाल है। और यूरिया से लेकर खाने के तेल तक बढ़ती महंगाई ने तो जैसे घर का बजट ही बिगाड़ दिया है। और ऊपर से सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में देरी, ये सब मिलकर एक बेचैनी पैदा करते हैं। और यही बेचैनी वोटिंग के दिन अपना असर दिखाती है। अच्छा, तो हमने जमीन की आवाज तो सुन ली। अब वक्त है ये देखने का कि इन भावनाओं ने, इन शिकायतों ने आंकड़ों की शक्ल कैसे ली। अब हम बात करेंगे 2023 के चुनाव नतीजों की कि नंबर आखिर क्या कहानी सुना रहे हैं। साल 2023 में लूणकरण सर में कुल मतदाता थे 2,60,890। अब ये नंबर अपने आप में कहानी कहता है। जानते हैं कैसे? 2018 के मुकाबले इसमें 15.8% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसका सीधा मतलब है कि मैदान में बहुत बड़ी संख्या में नए वोटर्स थे, जिनकी अपनी उम्मीदें थीं, अपनी प्राथमिकताएं थीं। ये किसी भी पार्टी के लिए एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। और जरा वोटिंग प्रतिशत देखिए, 77.27%। ये बहुत ऊंचा आंकड़ा है। ये बताता है कि लूणकरण सर के लोग अपनी राजनीति को लेकर कितने सजग हैं। वे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। वे सक्रिय हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं और बदलाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। अब इस पूरे डैशबोर्ड पर नजर डालिए। मतदाता बढ़े, वोटिंग लगभग उतनी ही रही, लेकिन असली और सबसे चौंकाने वाली कहानी इन 2 लाइनों में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों मुख्य पार्टियों के वोट शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई। बीजेपी का वोट शेयर 12% से ज्यादा गिरा और कांग्रेस का 10% से ज्यादा। ये एक साफ संकेत था कि मतदाता दोनों बड़े विकल्पों से खुश नहीं थे। ये चार्ट उसी बात को और भी साफ तरीके से दिखाता है। दोनों बड़ी पार्टियों के ग्राफ सीधे नीचे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये 22-23% वोट गया कहां? ये वोट गया निर्दलीय और छोटी पार्टियों के पास। ये एक तरह से स्थापित सिस्टम के खिलाफ एक वोट था। और यहीं से एक बटे हुए, एक खंडित जनादेश की तस्वीर सामने आती है। देखिए, 2023 में जो हुआ वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। ये खंड पिछले 25 सालों के चुनावी पैटर्न का विश्लेषण करता है, ताकि हम आज को बेहतर समझ सकें। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पिछले 7 चुनावों में मतदाताओं का मिजाज लगातार बदला है। 2003 में कांग्रेस अपने शिखर पर थी, लेकिन 2013 आते आते वो इतनी कमजोर हो गई कि एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया। फिर 2018 में बीजेपी की लहर आई और 2023 में दोनों ने अपनी जमीन खो दी। ये पैटर्न चीख चीख कर कहता है कि यहां का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। वो काम और मुद्दों के आधार पर अपना फैसला बदलता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। जब एक बड़ी ताकत कमजोर पड़ती है और वोट कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक अवसर पैदा करता है। ये एक मौका है उन बिखरे हुए वोटों को एक साथ लाने का
उन समुदायों को एक आवाज़ देने का जिन्हें लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो ये सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक बड़ा मौका है। तो अब जब हमने समस्या को समझ लिया है और इतिहास से भी सबक ले लिया है, तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। ये खंड उस खाके, उस ब्लूप्रिंट को सामने रखता है जो चुनावी गिरावट को पलटने और मतदाताओं का भरोसा दोबारा जीतने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि एक नया जनाधार तैयार करने की योजना है। किसी भी मुकाबले से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो यह है एक छोटा सा स्वॉट विश्लेषण। ताकत है एक संभावित गठबंधन और उम्मीदवार की साफ सुथरी छवि। कमजोरी है कि गठबंधन का नेटवर्क अभी नया है और डिजिटल दुनिया में पकड़ थोड़ी कमजोर है। मौका है सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा, और वो 23% वोट जो किसी के नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी का मजबूत कैडर और वोटों का बंटवारा करने वाली छोटी पार्टियां। तो इस पूरी चुनौती से निपटने के लिए एक खास फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। मतलब 4 मुंह वाला, या कह लीजिए 4 तरफा हमला। इसका लक्ष्य सिर्फ वोट मांगना नहीं है, बल्कि 4 मजबूत खंभों, विचारधारा, समाज, अर्थव्यवस्था और शासन के जरिए वोटर्स के साथ एक गहरा और भरोसे का रिश्ता फिर से बनाना है। पहला स्तंभ है एक साफ दृष्टिकोण और विचारधारा। यह प्रगतिशील अंबेडकरवादी सोच के साथ सामाजिक न्याय की बात करता है। नारा बिल्कुल सीधा और सरल है, हर घर रोजगार, हर गांव सुरक्षा। ये रणनीति उम्मीदवार की पढ़ी लिखी छवि का इस्तेमाल आधुनिक खेती के समाधान देने के लिए करती है और खुद को सिर्फ एक और पार्टी नहीं बल्कि स्थानीय ताकत का एक भरोसेमंद जरिया बताती है। दूसरा स्तंभ है समाज को जोड़ने का। इसका मकसद अलग अलग समुदायों को एक साथ एक मंच पर लाना है। एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का एक स्थानीय सामाजिक गठबंधन, जिसे राजमूंड का नाम दिया गया है। इसमें उम्मीदवार खुद दलितों के घर घर जाएगा, जाट और गुजर समुदायों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और महिला वोटरों तक खास योजनाओं के वादे के साथ पहुंचा जाएगा। ये एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश है। तीसरा स्तंभ सीधा सीधा पेट और जेब की बात करता है। ये लोगों की आर्थिक परेशानियों का समाधान देता है। इसमें ग्रामीण विकास पर जोर है, जैसे नए बाजार बनाना, करनी नहर की मरम्मत करवाना। युवाओं के लिए लूणकरणसर नॉलेज हब का वादा है। महंगाई से लड़ने के लिए डायरेक्ट कैश सपोर्ट और एससी ओबीसी उद्यमियों के लिए आसान लोन की बात है। मतलब एक ठोस इकोनॉमिक एजेंडा। और चौथा और आखिरी स्तंभ है शासन का, गवर्नेंस का। ये सिर्फ वादे करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करने का भरोसा दिलाने के बारे में है। ये मौजूदा सिस्टम के सामने एक अनुशासित और असरदार शासन का मॉडल रखता है। ये उम्मीदवार की साफ छवि को एक ताकत के तौर पर पेश करता है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ एक पारदर्शी शिकायत सिस्टम का वादा करता है। अब हम अपने आखिरी हिस्से में हैं। देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी कागज पर बस एक अच्छी रणनीति ही रहती है। असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। ये खंड दिखाता है कि कैसे उस 4 खंभों वाली रणनीति को एक तय समय सीमा में जमीन पर उतारा जाएगा। ये सोच को हकीकत में बदलने का एक रोड मैप है। ये है वो 90 दिन का प्लान, जिसे एक सीढ़ी की तरह बनाया गया है, जहां हर कदम दूसरे से जुड़ा है। शुरुआत होती है सुनने के अभियान से, यानी पहले अपनी मत कहो, पहले जनता की सुनो। फिर गठबंधन को मजबूत करो। उसके बाद जो मुद्दे सुने हैं उन पर अपने संदेशों की बौछार करो। फिर जमीन पर कुछ काम करके दिखाओ। और आखिर में डिजिटल तरीके से और घर घर जाकर हर एक वोटर तक अपनी बात पहुंचाओ। ये एक बहुत ही सधा हुआ स्टेप बाय स्टेप प्लान है। अब जाहिर है जमीन की इस मेहनत को हवा से भी ताकत चाहिए। इसके लिए एक मजबूत बैकएंड ऑपरेशन की जरूरत है। जैसे बीकानेर में एक वॉर रूम बनाना, हाई कमांड को यह दिखाना होगा कि यह चुनाव उनके लिए कितना अहम है। और डिजिटल मोर्चे पर स्थानीय भाषा में कैंपेन चलाना, व्हाट्सएप के जरिए सीधे वोटर तक पहुंचना और फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाना, यह सब बहुत जरूरी है। ये हवा और जमीन का एक मिला-जुला युद्ध है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस दौर में जब पूरी राजनीति राष्ट्रीय मुद्दों और बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती है, क्या जमीनी स्तर पर लोगों की छोटी छोटी शिकायतों पर बना एक इतना लमेत खाका, एक इतना बारीक ब्लूप्रिंट सच में किसी एक विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक तकदीर को बदल सकता है? इस सवाल का जवाब तो आखिर में लूणकरण सर के मतदाता ही देंगे।